उसको थोड़ा और साइड कर देना, बीचों बीच खाली कर देना, ठीक। पिछले क्लास में आप संयोजन त्रिज्या, तात्विक त्रिज्या और वंडरवाल त्रिज्या के बारे में पढ़ लिए थे। आज हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु के आकार के बढ़ते और घटते क्रम को समझेंगे कि किस तरफ से परमाणु का आकार बढ़ता है और कैसे परमाणु का आकार घटता है। देखो, इसके लिए सबसे पहले हम एक पीरियोडिक टेबल निकालते हैं और इसको थोड़ा चेक करते हैं। देखिए इसको ध्यान से, ये आपका पीरियोडिक टेबल है। इसमें किसी भी वर्ग में जब तुम ऊपर से नीचे आते हो तो परमाणु का आकार बढ़ता है। किसी भी वर्ग में ऊपर से तुम नीचे आओगे तो परमाणु का आकार बढ़ेगा। और जब तुम बाएं से दाएं जाते हो किसी भी आवर्त में तो परमाणु का आकार घटता है। घटता है। बाएं से दाएं जाने पर आकार घटता है और ऊपर से आने पर आकार बढ़ता है। तो हमको यहाँ ये समझना पड़ेगा कि इसके पीछे का कारण क्या है, परमाणु के आकार के ऊपर से नीचे आने पर बढ़ने का और किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटने का। ठीक, जैसे जैसे तुम ऊपर से नीचे आओगे, इसमें एक कक्षा होगा, इसमें दो कक्षा होगा, इसमें तीन कक्षा होगा, क्योंकि ये पहला आवर्त का तत्व है, ये दूसरा आवर्त का तत्व है, ये तीसरा आवर्त का तत्व है। जो तत्व जिस आवर्त का होगा उसमें कक्षा की संख्या उतनी ही होगी। तो इसमें एक कक्षा, इसमें दो कक्षा, इसमें तीन कक्षा, इसमें चार, इसमें पाँच, इसमें छः, इसमें सात। तो सबसे बड़ा आकार फ्रांसियम का होगा, उससे छोटा सीजियम, उससे छोटा, सबसे छोटा कौन होगा, हाइड्रोजन। तो हम ये कह सकते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी के किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। क्यों बढ़ा? क्योंकि कक्षा की संख्या बढ़ जाती है। इसको समझने में कोई दिक्कत है? अब आप ये समझिए कि किसी भी आवर्त में जब आप बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या होता है। आप बाएं से दाएं जाइएगा तो परमाणु संख्या की यदि हम बात करें तो देखो, इसका परमाणु संख्या होता है 19, इसका 20, इसका 21, इसका 22, 23। मतलब जैसे जैसे हम बाएं से दाएं जा रहे हैं परमाणु की संख्या, सॉरी, परमाणु संख्या बढ़ती जा रही है। परमाणु संख्या यदि बढ़ती जा रही है तो निश्चित है कि उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या भी बढ़ रही होगी। लेकिन परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बढ़ने के बावजूद भी इसका आकार बढ़ता नहीं है, आकार क्या होता है, घट जाता है। ये थोड़ा अटपटांग बात है ना कि आकार आखिर घटता क्यों है। तो इसके पीछे का रीजन समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग एक एक करके लिखना शुरू करेंगे। जैसे तुम एक काम करो, कोई भी एक आवर्त पकड़ो, जैसे बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये सबको समझो। जैसे बोरोन, फिर लेते हैं कार्बन, फिर लेते हैं नाइट्रोजन, फिर लेते हैं ऑक्सीजन। बताइए, इसका परमाणु संख्या 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8। इसके नाभिक में 5 प्रोटॉन होगा, इसके नाभिक में 6 प्रोटॉन होगा, इसके नाभिक में 7 प्रोटॉन होगा, इसके नाभिक में 8 प्रोटॉन होगा। चूंकि ये सब एक ही आवर्त का तत्व है तो सब में कक्षा की संख्या तो दो दो ही होगी, क्योंकि एक ही आवर्त के सभी तत्वों में कक्षा की संख्या आपस में समान होती है। तो ऐसी स्थिति में जरा सोचो, हम एक फोटो बनाते हैं, आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। ये नाभिक है जिसमें मान लो 5 प्रोटॉन है, 5 प्लस चार्ज, और ये दो कक्षा को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। और कोई ऐसा परमाणु है जिसके नाभिक में 9 प्रोटॉन है और ये भी दो ही कक्षा को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो बताइए, तो कौन ज्यादा आकर्षित कर लेगा, 5 वाला या 9 वाला? 9 वाला, क्योंकि यहाँ पर बीच में खींचने वालों की संख्या ज्यादा है। तो ये सब ऑर्बिट थोड़ा और अंदर से पास करने लगता है, तो इससे इसका आकार छोटा हो जाता है। ये इसका आकार छोटा हो जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आकर्षण ज्यादा हो रहा है। परमाणु संख्या जिसका ज्यादा होगा उसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होगी, और नाभिक में प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होगी तो आकर्षण ज्यादा होगा, आकर्षण ज्यादा होगा तो एक ही आवर्त में जिसका परमाणु संख्या सबसे अधिक होगा उसका साइज छोटा होगा, और जिसका सबसे कम होगा उसका आकार सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ से हम लोग नोट करके लिखना शुरू करेंगे। देखिए, तो नोट लिखेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में
आधुनिक आवर्त सारणी में किसी भी वर्ग में, आधुनिक सुनिए, आधुनिक आवर्त सारणी के किसी भी वर्ग में, मैं काट दीजिए, के लिख दीजिए, आधुनिक आवर्त सारणी के किसी भी वर्ग में आधुनिक आवर्त सारणी के किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, परमाणु का आकार बढ़ता है, जबकि जबकि किसी भी आवर्त में, जबकि किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, जबकि किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार, परमाणु का आकार घट जाता है, परमाणु का आकार घट जाता है। अब इसमें एक अपवाद है, आप इसको देखिए। हमने क्या कहा कि किसी भी वर्ग में जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो आकार क्या होता है, आकार बढ़ता है। ये बात किस में होता है, वर्ग में। और जब आप किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो आकार क्या होता है, आकार घटता है। ये कहाँ गए हैं हम, आवर्त में। ये हर जगह तो ये पालन होता है, लेकिन एक जगह अंतर है। वर्ग 17 के बाद न होगा वर्ग 18। तो इस आवर्त सारणी को देखो, जैसे दूसरा आवर्त सारणी निकालते हैं, ये थोड़ा सा अल्टर है, कुछ स्पष्ट नहीं है इसमें। देखो इस आवर्त सारणी को थोड़ा, यदि हम ऊपर से नीचे आए तो हाइड्रोजन का आकार सबसे छोटा, इससे बड़ा लिथियम, इससे बड़ा सोडियम, इससे बड़ा पोटेशियम। नीचे जाएंगे तो बढ़ेगा आकार, और बाएं से दाएं जाएंगे तो आकार घटेगा। तो पोटेशियम का जैसे मान लो चौथा आवर्त, पोटेशियम का सबसे बड़ा, कैल्शियम का उससे छोटा, स्कैंडियम का उससे छोटा, टाइटेनियम का उससे छोटा, लगातार छोटा होता जाएगा, लगातार छोटा होता जाएगा। यहाँ तक ये फॉलो करता है, लेकिन अंतिम में क्या होता है कि वर्ग 18 आ जाता है यहाँ पर और वर्ग 17 आ जाता है यहाँ पर। अब आप पूछेंगे कि इसके पीछे का कारण क्या है, ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये कोवेलेंट रेडियस का निर्माण करता है और ये वंडरवाल रेडियस का। और आप याद कीजिए वंडरवाल रेडियस जो होता है वो कोवेलेंट रेडियस से बड़ा होता है। तो यहाँ पर बस एक एक जगह बस अपवाद है। जैसे आपको क्लोरीन और आर्गन में पूछे कि किसका आकार बड़ा होगा और किसका आकार छोटा, तो आपका ऐसे जवाब जो जनरल ट्रेंड होता है वो ये होना चाहिए कि बाएं से दाएं जाने पर आकार घटता है, यानी आर्गन का आकार छोटा होना चाहिए था, क्लोरीन का आकार बड़ा होना चाहिए था। लेकिन बस इस दो जगह अपवाद है, यहाँ पर आर्गन छोटा होगा और क्लोरीन बड़ा होगा। उल्टा बोल गए, सॉरी, आर्गन बड़ा होगा, क्लोरीन छोटा होगा। बस कुछ नहीं करना है, बस वर्ग 18 को यहाँ से निकालिए, यहाँ रिप्लेस कर दीजिए। अब आप क्लोरीन और क्रिप्टन में कहेंगे कि इसमें आकार किसका बड़ा होगा, तो इसमें तो आकार क्रिप्टन का ही बड़ा होगा, क्योंकि ये 5वां पीरियड का तत्व है, इसमें 5 कक्षा होगा। इसमें सॉरी ये चौथा का आवर्त का तत्व है, 1 2 3 4, तो इसमें 4 कक्षा होगा और क्लोरीन में 3 कक्षा होगा। तो आप अलग अलग आवर्त के साथ कंपेरिजन मत कीजिए, सेम ही आवर्त के हेलोजन और नोबेल गैस से कंपेरिजन कीजिए। जैसे Cl का कंपेरिजन आर्गन से कीजिए, Br का कंपेरिजन क्रिप्टन से कीजिए, तो Kr का साइज जो होगा वो बड़ा होगा और ब्रोमीन का आकार छोटा होगा। तो यहाँ जो बात हम लिखे हैं यहाँ पर
कि वर्ग 17 वर्ग 18, तो इसमें अपवाद क्या है? अपवाद ये है कि वर्ग 17, सॉरी वर्ग 18 बड़ा होता है किससे? वर्ग 17 से। आप एक चीज देखिए, थोड़ा देर के लिए लाइट गया तो परेशानी बढ़ी, आपको ऐसा नहीं लगा कि ह्यूमिडिटी बढ़ा? देखो फैन चलेगा अभी तुरंत तो फिर सही कर देगा, तो फैन का ये सिस्टम सबसे सही है। पहले क्या होता था कि जैसे दो फैन वहां लगा हुआ था, तो जो लोग आगे में थे सब आदमी हवा को वहीं रोक देते थे, तो अंदर का हवा अंदर में ही घुरमुड़िया के रह जाता था। अंदर में इतने सारे लोग बैठे हुए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है जो कि गर्म गैस होता है, तो ये जितना ज्यादा बाहर एग्जॉस्ट होते रहेगा ना, आपको माहौल उतना सही लगेगा। शरीर में हवा नहीं लगेगा लेकिन आप कंफर्टेबल फील कीजिएगा। जैसे भी देखिए 5 मिनट के बाद आपको अच्छा फील होगा, तब उतना गर्मी नहीं लगेगा जितना 5 मिनट पहले जितना 5 मिनट पहले लग रहा था। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हम चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे ऑर्गन का साइज बड़ा होगा किससे? क्लोरीन से। इससे पहले हम नियन ले लेते हैं। नियन का साइज बड़ा होगा किससे? क्लोरीन से। ऑर्गन का साइज बड़ा होगा क्लोरीन से। क्रिप्टन का साइज बड़ा होगा ब्रोमीन से। जेनन का साइज बड़ा होगा आयोडीन से। तो ये वाला चीज, सब चीज नोट कर लो, तो जैसे जैसे लिखा हुआ है। अरे ये मोबाइल किसी का नहीं है ना? सच में नहीं है, झूठ बोल रहे हो यार। उड़ के तो आया नहीं होगा, तुम ही लोगों में से किसी का छोटा होगा। रात में 11 बजे से इस पर कॉल आना शुरू हुआ है, 25-30 कॉल आया है। तो जरूरी होगा जैसे कुछ डिस्कशन और करना होगा केमिस्ट्री में। तो ले लो भाई, फोन अपना ले लो, फोन यहाँ मत छोड़ो। बोलो समझ में आया? तो ये सब जो अपवाद टाइप का चीज है उसको कंसेप्ट के साथ ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसमें यही सब थोड़ा ना अल्टर अल्टर बात है जो याद रखना पड़ता है। किसका साइज बड़ा होगा किसका साइज छोटा होगा, उसके पीछे का रीजन क्या है, इसमें थोड़ा अपवाद आपको मिलेगा। केवल हेलोजन ही क्यों? अब सबके साथ कंपैरिजन कीजिएगा तो फिर एटॉमिक नंबर में भी ना परिवर्तन होने लगेगा, बहुत बड़ा अंतर हो जाएगा ना। जैसे मान लीजिए, देखिए एक आदमी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि सर सिर्फ हेलोजन के साथ ही ये अपवाद क्यों? ये अपवाद सेलेनियम के साथ और आर्सेनिक के साथ क्यों नहीं है? यदि आप यदि आप 35 और 36 एटॉमिक नंबर की बात कीजिए तो केवल एक ही प्रोटॉन का ना अंतर आएगा। लेकिन यदि आप इससे ज्यादा करने लगेगा तो यहाँ पर नाभिक में और यहाँ पर नाभिक में, यहाँ पता चलेगा कि 36 प्रोटॉन है और यहाँ पर 34 प्रोटॉन है। तो 36 प्रोटॉन ज्यादा खींचेगा कि 34 प्रोटॉन ज्यादा खींचेगा? 36 प्रोटॉन ज्यादा खींचेगा। तो पाया गया है प्रैक्टिकली कि सिर्फ यही दोनों में अंतर है, इसके इधर कोई अंतर नहीं है। और दूसरी बात है कि नोबेल गैस जो बनाएगा, तो क्या हो गया? नोबेल गैस, नोबेल गैस ही ना सिर्फ वंडरवाल रेडियस को डिफाइन करता है। तो आप सिर्फ इसी की बात कर सकते हैं, तो इसका बात आप सिर्फ इसके पड़ोसी के साथ ही कंपैरिजन कर सकते हैं, इसके बाद आप नहीं जा सकते क्योंकि वहां पर एटॉमिक नंबर में एक बड़ा गैप आ जाता है, इसी वजह से। समझे? चलिए लिखिए तो हेडिंग। पहले आप इसको लिख चुके हैं क्या? देखिए आयनिक त्रिज्या, हेडिंग डालेंगे। आयनिक त्रिज्या, इंग्लिश में इसको बोला जाता है आयनिक रेडियस। आयनिक त्रिज्या, आयनिक रेडियस।
अब बताओ, किसी परमाणु में नाभिक और बाहरी कक्षा के बीच की दूरी कहलाती है परमाणु त्रिज्या, तो किसी आयन में नाभिक और बाहरी कक्षा के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? आयनिक त्रिज्या। चलिए हेडिंग डालिए तो हेडिंग डाले हुए हैं, लिखिए परिभाषा लिखिए तो। किसी आयन में, किसी आयन में नाभिक, किसी आयन में नाभिक तथा, किसी आयन में नाभिक तथा बाहरी कक्षा, किसी आयन में नाभिक तथा बाहरी कक्षा के बीच की दूरी को आयनिक त्रिज्या कहते हैं, आयनिक त्रिज्या कहते हैं। यह दो तरह का होता है, यह दो तरह का होता है। कल जब क्लास में बंद किया गया था, मतलब क्लास में छुट्टी दिया गया था या हम जब क्लास से निकल गए थे, तो कोई वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे क्लास में, फोटो खींच रहे थे। तब काम मत किया कीजिए यहाँ गलती से। देखे नहीं, देखते तो हड्डी तोड़ देते कल ही। क्लास में मोबाइल मत निकाला कीजिए। लड़की लोग बैठी रहती है, लड़का लोग बैठा रहता है, सबका आप रिकॉर्डिंग करते हैं, किसी से पूछ के करते हैं? आप ये समझते हैं कि किसी को बुरा लग जाएगा इसका तो? और क्या ज़रूरत है क्लास में मोबाइल निकालने की? पढ़ाई पर ध्यान नहीं रहता है, तमाशा करने पर ध्यान रहता है। यह दो तरह का होता है। नंबर एक, धनायनिक त्रिज्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं केटायनिक रेडियस। और दूसरा ऋणायनिक त्रिज्या, तो बोलते हैं एनायनिक रेडियस। अब धनायनिक त्रिज्या और ऋणायनिक त्रिज्या को परिभाषित नहीं करना है, परिभाषा हम लोग इसका नहीं लिखने वाले हैं, ये बस सिर्फ समझने का चीज। एक सिंपल बात है, धनायन की त्रिज्या धनायनिक त्रिज्या कहलाएगी, ऋणायन की त्रिज्या ऋणायनिक त्रिज्या कहलाती है। इसमें जो कंसेप्चुअल चीज है आप उस पर जाइए, चेंज करें इसको। अच्छा एक बात बताइए, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कन्फिग्रेशन बताओ। 2, 8, 1। तो बताओ, नाभिक में 11 प्रोटॉन होगा और इसके आजू बाजू में टोटल कितना कक्षा होगा? 3 कक्षा। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 और तीसरा कक्षा में 1। तो बताइए, ये 3 कक्षा वाला परमाणु हुआ ना, इसका जो रेडियस होगा यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे, ये हुआ रेडियस। अब जरा सोचो कि सोडियम पर आवेश आ जाए, सोडियम पर कितना चार्ज आता है? 1+, एक ही प्लस आता है। तो सोडियम पर जब आप 1+ लाओगे तो इसका एटॉमिक नंबर 11 होता था, वो 11 होता भी है। यहाँ पर आप एक पॉजिटिव चार्ज दिए हैं, इसका मतलब है कि सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो बचा कितना? 10। 10 इलेक्ट्रॉन बचा, तो इसका रिजल्टिंग कन्फिग्रेशन क्या होगा? 2, 8। अब आप देखिए, इसमें केवल 2 ही कक्षा बचा, 2 ही कक्षा बचा, तो ये नाभिक, ये पहला कक्षा और ये दूसरा कक्षा, तो इसका रेडियस तो इतना ही ना माना जाएगा। तो आप ये बताइए कि किसी परमाणु की तुलना में उसकी जो धनायनिक त्रिज्या होगी, वो धनायनिक त्रिज्या समान होगा या अलग अलग होगा? अलग अलग होगा। यहां से इस बात को स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि धनायनिक त्रिज्या छोटा होता है किससे? परमाणु त्रिज्या से। क्लियर है ये? तो पहले आप पूरा बात समझ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब आइए वापस फिर यहाँ। अभी आपने देखा कि सोडियम में 3 कक्षा था और सोडियम आयन में 2 कक्षा, तो सोडियम आयन यानी धनायन का त्रिज्या हो गया कम और परमाणु का त्रिज्या हो गया ज्यादा। अब हम परमाणु और ऋणायनिक त्रिज्या में कंपैरिजन करेंगे। जैसे फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर होता है इसका 9, कन्फिग्रेशन होता है 2, 7, और फ्लोरीन का चार्ज होता है 1 माइनस, 1 माइनस होता है।
तो एक माइनस होता है तो 9 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास ऑलरेडी था, एक चार्ज आया तो 9 एक 10। तो अब जो इसका कन्फिग्रेशन लिखाएगा ये लिखाएगा 2 8। आप ध्यान से, नहीं 2 8 होगा ना। अब आप ध्यान से देखिए कि यहाँ भी 2 कक्षा है, यहाँ भी 2 कक्षा है। इस बार कक्षा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कक्षा की संख्या बदली नहीं है। तो क्या ऐसी स्थिति में हम ये कह दें कि दोनों का आकार बराबर होगा? नहीं कह सकते, क्योंकि आकार बराबर नहीं होगा। अब देखिए आकार बराबर क्यों नहीं होगा। क्या बात है भाई, यहाँ देखिए, यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? 9। यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या, नहीं नहीं, प्रोटॉन की संख्या यहाँ भी 9 ही होगा, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या कभी बदलती नहीं है। इलेक्ट चार्ज के आने से, जाने से, रहने से, नहीं रहने से, पॉजिटिव चार्ज के रहने से, निगेटिव चार्ज के रहने से, इस सब से प्रोटॉन की संख्या नहीं बदलता, इस सब से इलेक्ट्रॉन का संख्या बदलता है। जैसे यहाँ पर फ्लोरीन उदासीन था तो 9 प्रोटॉन था, 9 इलेक्ट्रॉन था। लेकिन यहाँ पर क्लोरीन पर एक माइनस चार्ज है, प्रोटॉन 9 ही होगा, प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर ही होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई होगी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना होगा पता है आपको? 10। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना? 9। अब आप बताइए कि यहाँ पर बीच में 9 प्रोटॉन है जो 9 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है 2 कक्षा में, और यहाँ पर बीच में 9 प्रोटॉन है जो इसी 2 कक्षा में 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो 9 9 को ज़्यादा खींच पाएगा कि 9 10 को ज़्यादा खींच पाएगा? 9 9 को ज़्यादा खींच पाएगा, क्योंकि यहाँ संख्या ज़्यादा हो जा रही है ना, इलेक्ट्रॉन चार्ज अनबैलेंस हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जितना ये खींच पाएगा उतना ये नहीं खींच पाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये जो कक्षा है ना स्लाइटली नीचे से पास करेगा, और ये कुछ ऐसा लगेगा कि ऐसा हो गया है, मतलब बहुत ज़्यादा खिंचाएगा नहीं, बस थोड़ा सा स्लाइटली अंदर आएगा। तो ऐसी स्थिति में उसकी तुलना में तो इसका आकार कम हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि वहां पर आप पीछे में क्या पढ़े थे कि परमाणु धनायनिक त्रिज्या परमाणु त्रिज्या से हमेशा छोटा होता है, तुरंत देखे थे ना अभी आप। लेकिन ऋणायनिक त्रिज्या त्रिज्या में उल्टा बात होता है, ऋणायनिक त्रिज्या हमेशा बड़ा होता है किससे? परमाणु त्रिज्या से। इसका मतलब ये हुआ कि Cl माइनस बड़ा होगा किससे? Cl से। N3 माइनस बड़ा होगा किससे? नाइट्रोजन से। लेकिन आप यदि यही चीज सोडियम पर देखिएगा तो सोडियम आयन छोटा होगा सोडियम के एटम से, पोटासियम आयन छोटा होगा पोटासियम के एटम से। आई बात समझ में? तो नोट करके लिखेंगे इस बात को। देखो नोट लिखेंगे, धनायनिक त्रिज्या, धनायनिक त्रिज्या अपने ही परमाणु त्रिज्या से, धनायनिक त्रिज्या अपने ही परमाणु त्रिज्या से हमेशा हमेशा छोटा होता है, हमेशा छोटा होता है। जबकि जबकि ऋणायनिक त्रिज्या जबकि ऋणायनिक त्रिज्या अपने परमाणु त्रिज्या से, जबकि ऋणायनिक त्रिज्या अपने परमाणु त्रिज्या से हमेशा हमेशा बड़ा होता है, हमेशा बड़ा होता है। नीचे में लिखेंगे जैसे, Na प्लस छोटा होगा किससे? सोडियम से। Ca प्लस प्लस छोटा होगा कैल्शियम से। K प्लस छोटा होगा पोटासियम से। Al3 प्लस 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 छोटा होगा अल्युमिनियम से। हम इस पर जो चार्ज दिए हैं ये उसके वैलेंसी पर डिपेंड करता है।
Cl माइनस बड़ा होगा Cl से, F माइनस बड़ा होगा F से, ऑक्साइड आयन O2 माइनस बड़ा होगा ऑक्सीजन से, N3 माइनस बड़ा होगा नाइट्रोजन से। तो यहाँ पर धनायनिक त्रिज्या का बताया गया परमाणु के साथ, यहाँ पर ऋणायनिक त्रिज्या का बताया गया परमाणु त्रिज्या के साथ। आगे बढ़े, अगला हेडिंग डालिए तो। सम इलेक्ट्रॉनिक। आप याद कीजिए, एक बार इसको हम पहले भी बता चुके हैं। देखेंगे सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, इंग्लिश में इसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। यहाँ सम का मतलब समान है और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन है। वैसे परमाणु, अणु या आयन जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो उसी को क्या बोलते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक। तो नीचे एरो दीजिए, डिफाइन कीजिए इसको। शांत हो तो पढ़ने में कितना ढंग का पढ़ाई होता है, मन लगता है। पागल की तरह करते रहते हैं तो गुस्सा भी आता है और वैसे में पीटेंगे भी। और आगे से तो एकदम सोच ही नहीं है कि आप लोग जो है ना नुनू बुआ करके पढ़ने वाले नहीं है। कोई भी आदमी, लड़की या लड़का, बिना मतलब का छटपटाया क्लास में, सीधे हम पीट देंगे। लड़की लोग खासा सचेत रहिएगा, आप ही लोग ज्यादा टारगेट में है। इस बैच में लड़का लोग ज्यादा परेशान नहीं कर रहा है, लड़की लोग ज्यादा परेशान कर रही है। अलबल जहाँ कुछ बोले या खिस्सा उस्सा करते देखे सीधे पीट देंगे आपको। अच्छा लगे तो पढ़िए, नहीं अच्छा लगे तो छोड़ दीजिए। एक की वजह से पूरा का पूरा बैच का स्थिति हम खराब नहीं होने देंगे। आप पढ़ाई करने आते हैं, आप यदि मान लीजिए कि हम कुछ बोल रहे हैं, यदि अब इस क्लास को हम लीड करते हैं, हम यदि मनोरंजन का विषय वस्तु कुछ ला दिए, चलो ठीक है, जब हम बात करें तो तुम भी बात कर लो। ये ऐसा इसलिए किया जाता है कि हम आपको लीड करें। आप कहिएगा कि फिर आप काहे खिस्सा कर रहे हैं। हमारा खिस्सा करना भी कहीं ना कहीं किसी चीज का उद्देश्य पूरा करता है। लेकिन आप जब खिस्सा कर रहे होते हैं तो हम उस समय पढ़ा रहे होते हैं, वैसे में दिक्कत होता है। हम समझते हैं कि 40 मिनट 45 मिनट लगातार केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को पढ़ना थोड़ा बोरिंग होता है, तो बीच में हंसते हंसाते रहेंगे हम। उसके लिए हम हैं, आप शुरुआत काहे कर देते हैं। हम अकेला शुरुआत करेंगे तो हम आप सबको संभाल लेंगे, लेकिन आप यदि शुरुआत कीजिएगा तो इतना को हम संभाल नहीं पाएंगे। इसीलिए इंतजार कीजिए सही समय का। हर चीज होगा, मनोरंजन भी होगा, पढ़ाई भी होगी, हंसी मजाक भी होगा, लेकिन वो सब लिमिट में होगा। पढ़ाई लिखाई अनलिमिटेड होगा, लेकिन आप लोग हंसी मजाक बाकी चीज अनलिमिटेड करने लगते हैं और पढ़ाई लिखाई को नेग्लेक्ट कर देते हैं। जो मेन काम है वही पूरा नहीं होगा तो बाद बाकी क्या कर लेंगे। इसीलिए शांत रहा कीजिए। लिखिए तो, वह परमाणु कोमा अणु या आयन, वह परमाणु कोमा अणु या आयन जिसमें जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है या बराबर होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, उसे उसे सम इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज कहते हैं। उसे सम इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज कहते हैं। जैसे देखो, नाइट्रोजन पर यदि 3 माइनस हो तो बताओ तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, और 3 माइनस का मतलब 3 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आया। 7 था तो 7 इलेक्ट्रॉन, 3 माइनस यानी 3 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन, 7 3। यदि हम ऑक्सीजन 2 माइनस की बात करें तो इसमें भी 10, 8 प्लस 2। एफ माइनस की बात करें तो इसमें भी 10, नियॉन में भी 10 होता है।
Na+ में भी 10 होता है, Mg++ में भी 10 होता है, और Al3+ में भी 10 होता है। आप सब में चेक कर लीजिए, सब में आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या 10-10 ही आएगी। तो ये सब आपस में क्या कहलाएगा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक सम इलेक्ट्रॉनिक। आई बात समझ में? एक और चीज समझो, इसी में यदि हम लिख दें NH4+, तो पता है ये भी इसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। देखो कैसे, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का एक, एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 4 हाइड्रोजन में 4 इलेक्ट्रॉन, 7 4 11। और एक प्लस है, एक प्लस है मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से निकला है इस सब में से, तो -1। बताइए 10 है कि नहीं है? ऐसा क्वेश्चन नीट में और नीट में और IIT में पूछा जाता है मेंस में। निम्नलिखित में से कौन, ये ऐसा क्वेश्चन करवाए भी हैं, शायद टेस्ट में भी क्वेश्चन आया हुआ। तो उस पर अब डिस्कस नहीं करेंगे, ये बताया हुआ था ही, बस एक रिवीजन के ख्याल से देख लीजिए इसको। है कि अब टॉपिक चेंज होगा, इसका लास्ट पार्ट स्टार्ट होगा आवर्त सारणी का, इसके बाद लिख लेंगे एग्जाम्पल। साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक, अगला हेडिंग डालेंगे, साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। 2 से 3 दिन के अंदर, हमको लगता है सोमवार को तो नहीं, मंगलवार या बुधवार, ज़्यादा चांस है बुधवार को या मंगलवार को, जो भी कह लीजिए। मंगलवार को ही हमको लगता है आधा क्लास के बाद स्टार्ट हो जाएगा। आपका नया चैप्टर अब स्टार्ट होगा, रासायनिक बंधन। सभी लोग एकदम सतर्क मोड में रहेंगे और एक्टिव रहेंगे। पूरे केमिस्ट्री में जिस लेवल पर आप पढ़ना चाहें, कोई ऐसा चैप्टर नहीं, कोई ऐसा टॉपिक नहीं जिसमें केमिकल बॉन्डिंग ना हो। मतलब केमिकल बॉन्डिंग यानी रासायनिक बंधन यदि आप नहीं जानते हैं, इसका मतलब आप कुछ नहीं जानते हैं, आप केमिस्ट्री तब पढ़ ही नहीं सकते हैं। आप रुक जाएंगे, आपका पेन वहीं रुक जाएगा। तो हमको लगता है कि इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री में कोई चैप्टर है ही नहीं 11th-12th में मिला के। किसी भी कंपटीशन में ना 20% क्वेश्चन तो खाली केमिकल बॉन्डिंग से पूछा जाता है, IT हो, मेडिकल हो, या कोई भी इंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो आपको इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है केमिकल बॉन्डिंग के लिए। और केमिकल बॉन्डिंग सिर्फ उन्हीं को समझ में आएगा जो पीरियोडिक टेबल को अच्छा से समझे। है कि देखो, किस परमाणु के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, कौन परमाणु किस वर्ग से है, किस आवर्त से है, उसका साइज का क्या रेशियो है, किसका साइज बड़ा होगा, किसका साइज छोटा होगा, उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है। ये 3 टॉपिक अभी बचा हुआ है, पढ़ाएंगे अब। ये सब यदि तुम नहीं जानोगे ना, तो तुमको केमिकल बॉन्डिंग पार्ट समझने में दिक्कत होगा। फिर भी यदि नहीं भी पढ़े हो तो कंटिन्यूड होगे तो हम तुमको समझा देंगे, लेकिन कंटिन्यू रहना पड़ेगा तब, ऐसे नहीं। बाकी आप कैसे कंटिन्यू करते हैं वो आप देख लीजिए। साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, ये बड़ा सिंपल चीज है। आप एक बात बताओ, सब में तो 10-10 इलेक्ट्रॉन है, तो सबका कन्फिग्रेशन होगा 2-8, यानी सब में 2 ही ऑर्बिट। बोलो हाँ या ना? और सब में 2-8 का कॉम्बिनेशन होगा, हाँ या ना? अंतर होगा तो सिर्फ उस नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या में। इसमें प्रोटॉन होगा 7, इसमें 8, इसमें 9, क्योंकि परमाणु संख्या के बराबर ही तो प्रोटॉन होता है। जिसमें जितना ज्यादा प्रोटॉन होगा उसमें आकर्षण की क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी। अब बताओ अल्युमिनियम, इसमें 13 प्रोटॉन होगा, ये 13 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा तो खूब खींचेगा ये। यहाँ पर बताओ 12, ये थोड़ा कम खींचेगा, ये थोड़ा कम खींचेगा। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि जिसमें प्रोटॉन सबसे कम होगा उसका साइज सबसे बड़ा होगा, और जिसमें प्रोटॉन सबसे कम होगा, सबसे ज्यादा होगा, उसका साइज सबसे छोटा होगा? तो साइज में डायरेक्ट आप ये लिख दीजिए, हो गया साइज। एग्जाम्पल लिख दीजिए। या आप ये लिख सकते हैं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक में जिसकी परमाणु संख्या, रुको एक मिनट, जिसकी परमाणु संख्या सबसे ज्यादा होगी उसका आकार सबसे छोटा होगा। बस इतना बात लिख दीजिए। यदि आपको दिक्कत, लिख दो एरो देके। लिखेंगे सम इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज में, हाँ, एनी, क्या पूरा करे? पूरा नहीं खींच लेगा मतलब, पूरा खींचने का मतलब क्या नाभिक में घुसा लेगा? ऐसा कभी पॉसिबल है? पूरा खींचने का मतलब सबसे ज्यादा यहाँ खींचेगा, सबसे कम वहां खींचेगा। पूरा खींचने का ये मतलब था। पूरा खींचना ये शायद यदि हम बोले तो वो समझ लीजिए कि गलत बोले हैं। यहाँ पर पूरा खींचने का मतलब वो नहीं जो आप समझ लिए। हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ सबसे कम खींचेगा, यहाँ उससे ज़्यादा, यहाँ उससे ज़्यादा, यहाँ उससे ज़्यादा, यहाँ पूरा खींच लेगा मतलब ज़्यादा खींच लेगा, ये था मेरा मतलब। समझे? पूरा का पूरा खींच के नाभिक में चला जाएगा, एटम ही पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा।
देखेंगे सम इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज में जिसका परमाणु संख्या सबसे अधिक होगा, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज में जिसका परमाणु संख्या सबसे अधिक होगा, जिसका परमाणु संख्या सबसे अधिक होगा उसका आकार सबसे कम होगा, छोटा होगा, उसका आकार सबसे छोटा होगा। एग्जाम्पल डाल दीजिए ये। बताओ तो यहाँ पर प्रोटॉन कितना 7, यहाँ 8, 9, 10, 11, 12, 13। यहाँ प्रोटॉन सबसे ज्यादा, साइज सबसे छोटा हो गया एल्युमिनियम। अब इस तरह से ये चैप्टर का दूसरा भाग समाप्त हुआ। अब इस चैप्टर का तीसरा और लास्ट भाग स्टार्ट होगा जिसमें मात्र 3 टॉपिक आपको पढ़ना है। एक पढ़ना है आयनन ऊर्जा या आयनन इंथैल्पी, जिसको इंग्लिश में आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन इंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। एक पढ़ना है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसको इलेक्ट्रॉन लब्धि कहा जाता है। और एक पढ़ना है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जिसको वैद्युत ऋणात्मकता कहा जाता है। इस 3 टॉपिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वैद्युत ऋणात्मकता, क्योंकि वैद्युत ऋणात्मकता ही वह चीज है जो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको घुमाते रहेगा। यदि आप उसको ढंग से नहीं समझे तो आपको बाद में ऑर्गेनिक में दिक्कत होगा, 12th में बहुत परेशानी होगी यदि आप ये सब नहीं समझेंगे। मुश्किल से 2 दिन लगेगा इसको पढ़ाने में। तो कल क्लास खुली हुई है सैटरडे को, फिर सोमवार को हमको लगता है ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। मंडे से नया चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग का स्टार्ट होगा। बैठे रहेंगे आप लोग। पीछे वाला जो हाइट पर लोग है निकलिए तो, लड़का लोग भी, और अरे लड़का लोग निकलो तो, जो हाइट पर है बैठा हुआ वो सिर्फ निकलो। हाइट पर जो लड़की लोग बैठे हुए वो निकलिए तो। माधव,